स्वागत है एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। अनंत विजय जी, एक मुड और एस वेल, समीर चौंकर साहब हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन और विपक्षी पार्टियों के झगड़े की, जिसमें पहले राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के बीच जो फैक्ट चेक चला वो आपको बताया। कांग्रेस पार्टी ने आज क्या ताजे आरोप लगाए वो आपने सुने, और उसके बाद आपने देखा कि आज बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन फिर हंगामा हुआ। काले कपड़े पहनकर विपक्ष आया, हेलमेट लगाकर सत्ता पक्ष आया। अब वोट लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव लगातार चुनाव बहिष्कार की धमकी भी दे रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 3 बार वो ये बात कह चुके हैं। पहली बार बोली तो लगा था कि शायद चले बात में निकल गई होगी बात, लेकिन अब ये उस पर कायम है। बीजेपी इस बात को लेकर के भी हमलावर है। बीजेपी के मंत्री हैं नीरज बबलू। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दरअसल चुनाव से डर रहे हैं और अब वो कोई फर्जी वोट के जरिए विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नज़र है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। हार मान लिए, उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। तेजस्वी यादव को आशंका है कि हम आने वाले दिन में हमारा सफाया हो जाएगा, हमारा वोट नहीं, हमारे पास सपोर्ट नहीं है। हम जो फर्जी वोट के सहारे विधानसभा पहुंच गए थे वो अब नहीं होने वाला है। बेचैनी उस बात का है, हंगामा का कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। ये फर्जी चीजों को मुद्दा बना रहे हैं। जो कानूनन काम है, जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है, ये हर एक समय होता है। जब जब चुनाव होता है किया जाता है। बहुत सारे लोगों का निधन होता है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने चुनाव बॉयकॉट की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने सहयोगियों से इस पर बात करेंगे, बाकी पार्टियों से भी बात करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन तो कम से कम इस पर आ गया। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की बात का जवाब देते हुए लिखा कि तेजस्वी जी, चुनाव का बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत है जगह जगह जन आंदोलन करें ताकि हमें इस मुद्दे पर जनता का साथ मिल सके। अब दिग्विजय सिंह की कितनी चलती है कांग्रेस में, या उनके बयान को कांग्रेस का कितना आधिकारिक बयान माना जाए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर तो हैं। तो उनकी बात से तो ये लग रहा है कि पार्टी के अंदर अभी कम से कम बॉयकॉट जैसी बात पर तेजस्वी के साथ खड़े होने की स्थिति तो नहीं आई है। लेकिन एसआईआर को लेकर सब कुछ दूसरे खेमे में ठीक हो ऐसा भी नहीं है। जेडीयू के, हमने कल भी आपको बताया था, जेडीयू के ही कुछ सांसद हैं जिन्होंने इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। एक ने तो कहा मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, अब वो आकर के वहां से क्या अपना वोट बनवाएगा, और वो भी इतने कम समय में, ये कैसे मुमकिन है? तो उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। और रही बात ये चुनाव बॉयकॉट की, तो अब आरती जी आ गई प्रोग्राम में। आरती जी, बहुत स्वागत आपका। आपको लगता है कोई पार्टी बॉयकॉट भी करेगी इस बार? देखिए, राजनीति में और खासकर बिहार, जहाँ पे ट्रेडिशन रहा है लोकतंत्र का, जहाँ पे ट्रेडिशन रहा है हाई लेवल की पॉलिटिक्स का, वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बॉयकॉट करेगा। धमकियाँ देना ठीक है, लोकतंत्र में ये भी अधिकार है कि अपना प्रोटेस्ट बायकॉट की कॉल से हो सकता है, लेकिन अंत में तेजस्वी यादव ऐसा मौका नहीं गंवाएंगे जहां पे ये हो सकता है कि वही सबसे बड़े लीडर उभर के आए। मुझे नहीं लगता है बायकॉट की कॉल इतनी सीरियस है, लेकिन आज की डेट में जो विरोध हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र में जो फॉल्ट लाइंस है और जिस तरह का हमारे सिस्टम में कई सारी खामियां हैं, वो नजर आ रही है इस वक्त बिहार को लेकर।
इनफैक्ट ये सारा इशू, वोटर लिस्ट वाला सारा इशू, और हम पहले भी इस पर डिबेट कर चुके हैं, मुझे लगता है कि सरकार, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स जो है इस मुद्दे को सीरियसली ले, क्योंकि ये सारे इश्यूज बाकी स्टेट्स में भी उभर के आ सकते हैं। और जहां तक मैंने कहा कि बायकॉट, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी सीरियसली नहीं आपको, लेकिन इस जो कार्रवाई हो रही है वोटर लिस्ट रिवीजन की, इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है क्या? क्योंकि सारा हंगामा उसी के नाम पे है। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ऐसा कहा है कि आधार वाला जो इशू है और रिवीजन में कोई इशू नहीं है, रिवीजन तो होता ही है और होना ही चाहिए, लेकिन ये जो एडिशनल कंडीशनैलिटीज लगाई है इस बार, वो मुझे लगता है आपत्तिजनक है और उस पर इशू हो सकता है और उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आनंद जी, ये बॉयकॉट वाली कॉल और दिग्विजय सिंह की बात को आप कुछ गंभीरता से ले रहे हैं क्या? सर, दिग्विजय जी पर मुझे एक कहना है, पर बायकॉट वाली जो कहानी है वो शुरू होती है, वो तेजस्वी जी का स्वतः दिया गया बयान नहीं है, वो एक क्वेश्चन के जवाब में दिया बयान है। अगर आप याद, पहला वाला जो है, वो एक न्यूज एजेंसी INS है, उसके रिपोर्टर ने पूछा तेजस्वी से, तब तेजस्वी ने उस पर बयान दिया। फिर अगले दिन उन्होंने थोड़ी सी लिपापोती की उसको कि मैं सहयोगियों से बात करूंगा और सहयोगी अगर चाहेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अब वो फिर इस पे आ गए। रही बात दिग्विजय, और इसको गंभीरता से मत लीजिएगा, बायकॉट नहीं करेंगे, ये लालू यादव के सुपुत्र हैं, इनको राजनीति आती है और ये खूब जम के राजनीति करेंगे इस पे बायकॉट की बात के। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो एक बात कही है ना, बहुत दिलचस्प है, उसके पीछे एकदम खालिश राजनीति है। दिग्विजय बहुत महीन राजनेता है, उन्होंने तेजस्वी यादव से जन आंदोलन करने की अपील कर दी है। कभी देखा है तेजस्वी यादव को जन आंदोलन करते हुए? कभी देखा है तेजस्वी यादव जी को सड़क पे जाते हुए? कभी देखा है तेजस्वी यादव जी को किसी जुलूस और धरने का में बैठे हुए, लाठी खाते हुए, गोल मतलब जहां वाटर कैनन हो रहा है वहां कभी? अरे कैसी बात। लेकिन दिग्विजय जी को लगता है कि उनकी पार्टी का कन्हैया जो है उसकी छवि तो ऐसी ही है, पप्पू यादव अगर जाएगा तो वो तो सड़क पे जाएगा, इसलिए चलो तेजस्वी को थोड़ा उकसाओ कि चलो आप जन आंदोलन के लिए जाओ। दिग्विजय सिंह बहुत सोच समझकर उन्होंने ये बयान दिया है और ये एक सहयोगी का बयान नहीं है, बल्कि एक घुटे हुए शातिर राजनेता का बयान है, जो जानता है कि तेजस्वी से जन आंदोलन नहीं होगा, उसको हल्का सा प्रोवोक कर दो। अच्छा, जाति की बात हो रही है, क्योंकि इसमें ऑपोजिशन ने यह कहा ना कि पिछड़े, दलित, इन सब के, अति पिछड़ों के वोट कटेंगे, तो राहुल गांधी की पार्टी में भी जाति की खूब बात हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ने कल एक भाषण में, एक प्रोग्राम में यह कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी की राजनीति करने में विफल रही, मतलब ओबीसी समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने में वो विफल रही, और हमने ये स्पेस बीजेपी को दे दिया। हमने शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, इनकी राजनीति तो हमने कर ली, लेकिन ओबीसी को भूल गए। ये बात वो एक बार वैसे पहले भी कह चुके। राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर कमजोर रही है। दरअसल पार्टी के मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों और तेलंगाना की लीडरशिप को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बातें कही और उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ते हुए अब सारे समुदायों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यह मौका था तेलंगाना की सरकार ने जो सर्वे कराया है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो कराया है उसका, और उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़ी उत्साहित है और उनको लगता है कि ये तेलंगाना ने एक मॉडल पेश किया है। और चूंकि भारत सरकार अब देशव्यापी कास्ट सेंसस की बात कह चुकी है, तो फिर उनको इस तेलंगाना के मॉडल के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। इस तेलंगाना के मॉडल में क्या बातें निकल के आई, इसमें यह पता लगा उनके सर्वे के मुताबिक कि तेलंगाना में ओबीसी समाज की जो भागीदारी है वो 56% से भी ज्यादा है। इसके बाद वहां की सरकार ने, रेवंत रेड्डी की सरकार ने बिल पास किए दो, जिसके मुताबिक उन्होंने 42% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी। लेकिन जब तक इस पर राष्ट्रपति सहमत ना हो, दस्तखत ना कर दें, ये लागू नहीं हो सकता। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 50% रिजर्वेशन की कैप है। तो वो ये भी चाहते हैं कि सरकार इसको, शायद 6 शेड्यूल होता है ना सर, हाँ, छठी उसमें डालें, ताकि इसको एक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हो जाए। तो वो ये सारी बातें उस मौके पर कह रहे थे, लेकिन ओबीसी अभी भी उनका लक्ष्य है, ये बात उन्होंने फिर क्लियर कर दी। दलित, आदिवासी, women's issues, the Congress party was on track. And I'm talking about the last 10-15 years. But I do feel that when it came to OBC issues, the Congress party's
understanding of OBC issues, the understanding of the challenges they were facing, and the type of actions that the Congress party should have and could have taken, we fell short. This is what I think. We opened the space for the BJP because we were not responsive to the aspirations, to the desires of the OBC people. That's what I feel. अच्छा, दो बातें इस भाषण में उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि 50-60 के दशक में आपसे कोई पूछता कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप कहते तेल, क्योंकि उस वक्त दुनिया के कई देशों में तेल जो है वो निकला था तो उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था उस वक्त। आज के जमाने में सबसे कीमती चीज क्या है? राहुल गांधी ने कहा सबसे कीमती होता है डेटा, और वो डेटा हमारे पास है, मतलब तेलंगाना की सरकार के पास तो वो डेटा आ चुका है। वैसे तो वो डेटा छत्तीसगढ़ के पास भी था जब वहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार थी, वो कर्नाटक के पास भी था, लेकिन वो ब्लैक ही रह गया क्योंकि सामने नहीं आया, गोल्ड कभी नहीं साबित हो पाया वो। उन्होंने सरकार जो कास्ट सेंसस की बात कह रही है उस पर यह कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि सरकार इसमें भी गड़बड़ी करेगी, क्योंकि असली डेटा आएगा तो इनकी हिंदुत्व की राजनीति बंद हो जाएगी अगर कास्ट सेंसस का असल डेटा सामने आ गया तो, क्योंकि फिर तो इनसे अगड़े भी पूछेंगे कि तुमने हमको क्या दिया आज तक। समीर जी, देखिए, राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात करते रहे और उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी को बहुत प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर नहीं मिला। अगर राहुल गांधी इतने गंभीर थे ओबीसी को लेके तो विपक्ष का नेता किसी ओबीसी को बना देते, वो खुद नहीं बनते। वो कहते भाई मैं पार्टी की तरफ से मैं ओबीसी को बना रहा हूँ। वो इतने गंभीर थे तो वो हिमाचल में किसी ओबीसी को बना देते। वो इतने गंभीर थे तो राजस्थान में सोनिया जी की जगह कहते कि नहीं माता जी आप मत जाइए, किसी ओबीसी को हम राज्यसभा भेजेंगे। वो ओबीसी के लिए इतने गंभीर होते तो वायनाड से किसी ओबीसी को प्रियंका की जगह कहते कि भाई मैं सांसद बनाकर भेज रहा हूँ। वो ओबीसी के प्रति इतने गंभीर होते तो केसी वेणुगोपाल की जगह संगठन महामंत्री किसी ओबीसी को बना देते कि भाई मैं पार्टी के एक बड़ा पोस्ट ओबीसी को दे रहा हूँ। तो राहुल गांधी ओबीसी को फोकस कर रहे हैं, लेकिन जहां पद देने की बात आती है पार्टी के अंदर तो पहले वो अपने परिवार का, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं कि उन्हें पद पर बिठाना है। राहुल गांधी को क्या कम मौका मिला था 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक जब सरकार थी, वो कितने ओबीसी को बिठा सकते थे? वो मनमोहन सिंह की जगह किसी ओबीसी को बिठा देते दूसरी बार के सरकार के अंदर। कैसे बिठा देते? फिर वो हटता नहीं तो आप ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं ना कि भाई ओबीसी को हमने दिया नहीं, तो आपके पास तमाम मौके रहे। कब राहुल गांधी ने अपने अधिकारों में दिया? इसके पहले राहुल गांधी की कितनी सरकारें रही है, प्रदेश के अंदर आपकी सरकारें रही है, क्या प्रदेश सरकारों ने ऐसा कौन सा काम किया जो ओबीसी के फेवर में जाना जाएगा कि ये ऐतिहासिक सरकार ने काम किया ओबीसी के लिए? तो राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के अंदर जहां उनकी राज्य सरकार है वहां ओबीसी के लिए जैसे कहते हैं लीड बाय एग्जांपल, वो राहुल गांधी ने कभी नहीं किया, कभी नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के नेता है। इसका जवाब देते इसी बात पे आ रहा था मैं। अच्छा कि आपने बात कह दी, क्योंकि मैं रेवंत रेड्डी की बात सुना रहा हूं आपको, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की। पहले तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा राहुल गांधी से बड़ा दिल का रिश्ता है और उनकी कही बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है, और ये सर्वे मैं करी इसलिए पाया क्योंकि इसके पीछे राहुल गांधी की प्रेरणा थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सर्वे किया तो मुझे सोनिया गांधी ने हाथ से लिख के चिट्ठी दी, ये मेरे लिए किसी नोबेल पुरस्कार, किसी ऑस्कर अवार्ड से भी बड़ी चीज है। और आपकी बात का जवाब जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, वो लीगली कन्वर्टेड ओबीसी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस जाति से आते हैं वो गुजरात में ओबीसी लिस्ट में थी ही नहीं। वो जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद उन्होंने उस जाति को ओबीसी लिस्ट में डलवाया। तो ये कहना कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, ये फैक्चुअली बात गलत है। ये रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। लोग मुझे बोलते रहते भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गए। मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है। इसीलिए 1 साल में मैं सब कुछ करके दिखाया। जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट ए स्टेट। वो स्टेट में जो राहुल जी ने वादा किया वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हो गया, खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का नहीं हूं, बात ठीक है, लेकिन अब राहुल जी से मेरी आत्मा मिल गई तो इससे बड़ा मिलन क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है कि उनकी आत्माएं मिली हुई है, पर हाँ कहीं ना कहीं खुद, अच्छा ये खुद वैसे तो फॉरवर्ड कास्ट से है ना रेड्डी साहब, रेड्डी कम्युनिटी के। एक बात ध्यान दिया आपने, रेड्डी साहब हिंदी बोल रहे हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो मोदी जी को बड़ा भाई भी बता चुके हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो अभी हिंदी के खिलाफ वातावरण बना है उसमें दक्षिण के एक व्यक्ति हाँ हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि राहुल गांधी जी ने ही पूछा था कौन जात के हो,
तो यहाँ तो अब जिस तरह की जाति की वो कर रहे हैं पूरी पॉलिटिक्स, और रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है लीगली उन्होंने अडॉप्ट की हुई है ओबीसी, लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो पूरी कंट्री में जितने भी ओबीसीज हैं सब लीगली अडॉप्टेड ओबीसीज है, क्योंकि 1947 से पहले, जब 1950 से पहले, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ओबीसी की कैटेगरी जो है या हमारा जो संविधान जब तक नहीं था वो कैटेगरी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और ओबीसी किसी कारणवश जो है वो कैटेगरी मिली, वो कास्ट रिकग्निशन हुई, वो अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो रिकग्नाइज हुए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल लेवल पे कई सारी जातियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन रहा या जो जिस तरह से बाकी समाज जो है उनकी तरफ देखता था, उसकी वजह से कई सारी कास्ट और कम्युनिटीज़ को ओबीसी स्टेटस मिला। ये अलग बात है कि कई सारी कम्युनिटीज़ काफ़ी समय लगा उनको कि वो उस लिस्ट में आए, ओबीसी वाली लिस्ट में आए, लेकिन ये हम नकार नहीं सकते कि प्राइम मिनिस्टर जिस कास्ट से आते हैं या कम्युनिटी से आते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। तो ये रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट जो है ये अपना एक नैरेटिव चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थैंक यू भी कर रहे हैं कि तेलंगाना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और उनको ये मौका नहीं मिलता राज करने का अगर कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी ने नहीं बनाया। तो ये मुझे लगता है कि ये जो कास्ट की राजनीति है और जो राहुल गांधी ने कहा है कि जो सेंसस आएगा कास्ट का उसके बाद हिंदुत्ववादी कास्ट वो रहेगा नहीं, राजनीति नहीं रहेगी, मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होगा क्योंकि पिछले 75 इयर्स में जितनी भी लोअर कास्ट या जितनी भी ओबीसीज जो भी कास्ट के लिए प्रिविलेजेस थे या राइट्स जो अधिकार दिए गए हैं बहुत ही बड़े एक्सटेंट तक वो सुविधाएं मिली है, वो अधिकार मिले हैं। तो धीरे धीरे जो हमने डिस्क्रिमिनेशन हजारों साल की थी या कई बरसों की थी वो खत्म हुई है। तो उस मामले में मैं कहूंगी शायद राहुल गांधी जी ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने डेटा की बात यहां भी की और कहा कि ये हमें एक एक्चुअल में मतलब जन सेवा करने वाली सरकार चलाने का मौका देगा, क्योंकि आज मेरे पास डेटा है, मुझे पता है किस समाज की क्या हालत है। देखिए, डेटा की आपने बात की तो थोड़ा डेटा भी देख लेते हैं। ईबीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है वो 36% है बिहार के अंदर, और जो ओबीसी है वो 27% है। नाम मैं नहीं लूंगा, आप सबको पता है जो ओबीसीज में आते हैं, यादव, कुशवाहा, कुर्मी और बनिया कम्युनिटी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो कि एज अ आउटसाइडर जो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको एक चीज मुझे दिखती है, 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी हम ओबीसी ईबीसी की बातें कर रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि हमने भी रिजर्वेशंस दिए हैं, पर रिजर्वेशन से हमने देखा कि वो फायदा क्या हुआ है, किसको हुआ है, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल रहा है। और हमने कभी भी ये फोकस नहीं किया कि ये वाली कम्युनिटीज में एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और जो छोड़ देते हैं, जो ड्रॉप आउट होते हैं, उनको हम कैसे रिटेन करें। ब्रेकफास्ट स्कीम जो शुरू की गई थी एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर का मैंने विजन नहीं देखा जो कि एजुकेशन, एक सिर्फ बात करते हैं तो आपके जो अभी न्यू एंट्रेंट है वो बात करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर, लेकिन बात में वो ये भी नहीं विजन में बताते कि कैसे ड्रॉप आउट को रोका जाएगा, कैसे हम इनको एजुकेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे ये अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, आप कितना भी उनको रिजर्वेशन देते रहें। ठीक है अनंत जी, जो राहुल गांधी ने कहा कि ये सर्वे ठीक से करा ले मोदी जी तो हिंदुत्व की राजनीति का डब्बा बंद होगा। राहुल जी तो राहुल जी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। कैसे बंद होगा? मतलब जैसे अभी सर बता रहे थे कि शिक्षा का कोई विजन नहीं। अरे अगर मान लीजिए ओबीसी है तो क्या हिंदुत्व तो सिर्फ कुछ लोगों का, ओबीसी हिंदू नहीं करेंगे, यही मान रहे ना वो। तमाम जो ओबीसी लीडर्स बीजेपी के हैं या जिनकी आस्था संघ के कार्य में है या जिनकी आस्था भारत और भारतीयता में है, मैं नहीं कहता हूं, तो हिंदुत्व की राजनीति कोई आवश्यक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग ही करते हैं। हिंदुत्व तो
एक ऐसी चीज है जिसको लगभग मुझे लगता है कि हिंदुत्व और भारतीयता को एक करके देखा जाना चाहिए और उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों एक ऐसे ट्यूटेज में है जो उनको वामपंथ का पूरा चीज पढ़ाता है। कल उनका या आज सुबह उनका एक्स पर एक पोस्ट देखिए, शिक्षा को मनुवाद से जोड़ने, मतलब मनुवाद ऐसा मंत्र हो गया उनके लिए कि एक ट्वीट में 2 बार मनुवाद। अच्छा नहीं, वो मैंने पढ़ा, लेकिन जो उसमें डेटा दिया है उन्होंने, उससे आप असहमत है क्या? नहीं, कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है नहीं, की? ये तो सरकार बताएगी, मेरे पास तो डाटा है नहीं। ये डाटा कंपाइल होके क्या ऐसा कुछ उपलब्ध है ये मुझे मालूम नहीं है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा और फिर कभी अगर आप कुर्सी में बुलाएंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन इस अगर खाली है भी तो एनएफएस को प्रश्नांकित करना और उसके बाद ये कहना कि ये मनुवाद की वजह से हो रहा है, ये तो एक अलग बात है ना। मनुवाद कहते ही आप क्या कहते हो? क्योंकि ये भाषा जो है ना, ये भाषा कन्हैया की भाषा है, ये राहुल जी की भाषा नहीं है। तो आप कह रहे हैं कन्हैया ट्यूटर है उनके? ऑब्वियसली ये दिख रहा है, ये सर दिख रहा है। उनके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं या उनके ये जेएनयू की भाषा है सर, ये इंशाअल्लाह करने वालों की भाषा है। आप देख लो, इसमें कोई किसी को कोई यही नहीं है। क्या सर? हाँ, एक खबर कुछ बताए। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है लोकसभा के अंदर कि 80% प्रोफेसर पोस्ट ऑफ ओबीसी वैकेंट है देश के अंदर, मतलब, और 83% ऑफ एसटीज, 80% ओबीसी, यस, 80% प्रोफेसर पोस्ट फॉर ओबीसीज एंड 83% फॉर एसटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर वैकेंट, सेज गवर्नमेंट। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं ये होता है नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है ऐसा। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये डेटा पार्लियामेंट में भी दिया गया? हाँ, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में दिया ये। न्यूज़पेपर की खबर है कि पार्लियामेंट में सरकार ने कहा कि इतनी पोस्ट खाली है। तो राहुल गांधी जहां लेके जा रहे हैं राजनीति को, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर वो लगातार ओबीसी का जिक्र करेंगे, निश्चित रूप से ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है देश की राजनीति में। और जब ओबीसी जातिगत जनगणना का जिक्र राहुल गांधी बार बार क्यों कर रहे हैं? अब केंद्र सरकार तैयार हुई है जातिगत जनगणना करवाने के लिए। राहुल गांधी जानते हैं कि जातिगत जनगणना के बाद जब लोगों को पता पड़ेगा कि किसकी जाति कितनी है, जिससे जाति कम होगी, अभी जिसकी जाति ज्यादा मान के चला जा रहा है उनका प्रतिशत तो ज्यादा मिल रहा है, जाति जनगणना के बाद हो सकता है उनकी जाति की संख्या कम निकले। कई ऐसी जाति निकलेगी जिनकी जनसंख्या मानी जा रही है कि 2 से 3% है, हो सकता है वो 5 से 6% निकले। फिर वो अपने हिसाब से जाति के आधार पर वो राजनीति में अपना हस्तक्षेप, पार्टी के संगठन में अपने पद मांगेंगे, केंद्र और राज्य सरकार में अपने पद मांगेंगे। तो राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों को यह बहुत मुश्किल होगा जब छोटे राजनीतिक दल बनेंगे जो जाति की राजनीति करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर जातिगत जनगणना होती है देश के अंदर, तो आने वाले समय में देश की राजनीति पूरी तरीके से जाति सेंट्रिक हो जाएगी और सारे लोग जाति के आधार पर अपना रिजर्वेशन, पार्टी के अंदर टिकट, पार्टी संगठन में पद और तमाम तरह की जाति की बात करेंगे। और उस समय हिंदुत्व के आवरण में सब जाति को समेटना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिहार में तो हो चुका ना, बिहार में तो इलेक्शन भी आ गया। बिहार सर्वे की कौन बात कर रहा है आज? इलेक्शन में कौन बात कर रहा है कास्ट सर्वे की? नहीं, इलेक्शन में तो करा चुके थे ना, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन हाँ, वो उस आपने जैसे कहा कि वो डेटा आएगा तो फिर जैसे देश में एक नई, देखिए वो सर्वे करवाया था बिहार सरकार ने, मतलब हाँ, कराने का अधिकार तो सेंटर के पास है। जब सेंटर इसको करवा लेगा और सेंटर कहेगा कि ये ऑथेंटिक डाटा है, हाँ, उसके बाद देश के अंदर आप देखिएगा 2030 के लोकसभा चुनाव के समय से देश के अंदर कैसे जाति की राजनीति, नया कास्ट सेंसस हानिकारक होगा देश के लिए, निश्चित रूप से होगा।